कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 25 जनवरी 2023 के पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल और मैप के अकॉर्डिंग। ये हमारा सेट नंबर 16 है। सब कुछ मैं आपको बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैप पर कवर कराने वाला हूँ। ये क्लास आपकी 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कवर करा रहा हूँ, इन प्रत्येक क्लास में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल को कवर करना प्यारे बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन डिटेल से कुछ टॉपिक से अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और लगभग एक क्लास में मैं आपको 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट कवर करा रहा हूं। एक पेपर में हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन में से पार्ट फर्स्ट में मैं आपको 1 से 30 तक क्वेश्चन कवर करा रहा हूं और पार्ट सेकंड में मैं आपको 31 से 60 तक क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे हैं, कवर किए हुए हैं, तो आपका बहुत बेहतरीन फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। सबसे पहले आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कंप्लीट डिटेल का पता होना चाहिए, कहाँ होती है, क्या इसकी लोकेशन होती है। ठीक है जी, यहीं से आपको एग्जाम में एक नंबर पक्का होने वाला है 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको मेल खाती है। यह 180 डिग्री देशांतर के साथ है, या 90 डिग्री देशांतर के साथ है, या 0 डिग्री देशांतर के साथ है, 0 डिग्री अक्षांश के साथ है। सब कुछ मैं अक्षांश, देशांतर, महाद्वीप, महासागर, झीलें सब कुछ कवर करा चुका हूं। एक बार प्रीवियस ईयर वाली जो वीडियो है उनमें जाकर देखिएगा जरूर। 0 डिग्री अक्षांश के साथ होती है, बिल्कुल गलत। 0 डिग्री देशांतर के साथ होती है, भी आपका बिल्कुल गलत। 90 डिग्री देशांतर का कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर के साथ। अब क्वेश्चन का आंसर तो पता चल चुका है, लेकिन इससे अलग आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये मैं आपको कवर करा रहा हूं साथ के साथ। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक कैसी रेखा होती है बच्चों? काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी की सतह पर 180 डिग्री देशांतर पर होती है। 180 डिग्री देशांतर पर होती है। क्लियर है? इस तिथि रेखा को ना पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में, क्या कहा मैंने बच्चों? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में एक दिन घटा दिया जाता है या समय को एक दिन पीछे कर दिया जाता है। कैसे करते हैं देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है बच्चों। कहां कहां से होकर जाती है? देखो, बिल्कुल सीधी नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, मुड़ी हुई है। कितनी बार? 4 बार। 1 2 3। देखो, सबसे पहले यहां पर मुड़ी 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, फिर ये 4 बार। क्लियर है? ये क्वेश्चन में पूछा गया कितनी बार मुड़ी गई है? 4 बार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। ठीक है जी। इससे लगा आपसे क्या पूछा जाता है बच्चों कि ये कितने डिग्री पर होती है? 180 डिग्री पर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका ग्लोबल है पूरा। मैं बना देता हूँ। देखो, उसका सारा डायग्राम भी हमने लिया हुआ है। डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम पे समझाता हूँ। देखिएगा, सभी को पता है ये बीचों बीच जो रेखा होती है इसे बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री पर कौन सी होती है रेखा? ये कर्क रेखा होती है। ये 23.5 डिग्री पर कौन सी होती है? ये आपकी मकर रेखा होती है। क्लियर है जी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी कहां से गुजरती है बच्चों? ये आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा होती है। 0 डिग्री पर होती है आपकी। ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा होती है। एक यहाँ पे ये ऐसे करके इस डायग्राम में नहीं है, ये यहाँ पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब इसको पूरे ग्लोब को, ये तो गोल है, ये तो आपको थ्रेड दिखाई दे रहा है, जब इसको मोड़कर इसकी पिछली साइड लगाएंगे तो 180 डिग्री आपस में मिल जाते हैं। ये क्लियर है जी? और होता क्या है बच्चों इसमें? इस तिथि रेखा को पश्चिम से इस साइड से पूर्व की ओर क्या होता है बच्चों? पूर्व की ओर पार करने में एक दिन घटा दिया जाता है। यदि इस साइड पार करेंगे तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बस इस पॉइंट को ले लीजिएगा। 22 दिसंबर का पूरा मैं आपको कवर कराता हूँ टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्या क्या है? कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको। सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है, ये भी चेक करेंगे। दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, या दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 होगा। COD सही होंगे सिर्फ। COD का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी बिल्कुल सही प्राप्त होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। न कि कर्क रेखा सूर्य की सीधी पड़ती है और न कि आपका सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत होती है। आपके दोनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा C और D आपके सही हो जाएंगे। चलो डायग्राम में देखते हैं। क्लियर है जी? ये आपका डायग्राम है बच्चों। मैं आपको बता चुका हूँ भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पर होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा होती है। यही टॉपिक है आपके, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टॉपिकों से लगभग जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब वो ये देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा टॉपिक कवर करना जरूरी है। ये 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा होती है। 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है।
यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इन पॉइंट को भी माइंड में सेट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है जी। एकमात्र महाद्वीप ऐसा है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप बच्चों, ठीक है, जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। देखिएगा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस दिन, कौन सी डेट है? 21 जून। सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है 22 दिसंबर को थोड़ा हो रही, वो तो आपकी डेट क्या है बच्चों? 21 जून की बात हो रही है आपका, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है, लंबवत बिल्कुल सीध में ऊपर होगा तभी तो लंबवत पड़ेगी, ये भी आपका गलत होगा। 22 दिसंबर के अकॉर्डिंग बात करनी है ना हमें। आज देखते हैं 22 दिसंबर को कौन सा जो हमारा राइट आंसर है क्यों है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है? जब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा तो क्या होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी प्राप्त मैक्सिमम होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आपकी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपका नदी दी गई है, ये आपके महाद्वीप दिए गए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में है, अमेजन आपका दक्षिण अमेरिका में है, ऑरेंज आपका एशिया में है, डार्लिंग आपका ऑस्ट्रेलिया में। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है, मतलब कितने सही है? केवल 1, केवल 2, सभी चारों या केवल 3? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 3। कौन कौन से ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ के साथ विश्व में जो प्रमुख नदियां हैं अकॉर्डिंग टू मानचित्र में आपको कवर कराऊंगा कि कौन सी किस महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, केवल 3। केवल 3 का मतलब क्या है बच्चों? मिसिसिपी नदी संयुक्त अमेरिका, कहाँ पर है? संयुक्त अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में बहती है। आपका ऑप्शन ए आपका सही है, ए फर्स्ट सही। इसके बाद आपका अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, ये भी आपका सही है, सेकंड भी सही है। लेकिन दक्षिण अमेरिका में है कहाँ बच्चों? अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका के उत्तर में युगाना हाईलैंड और दक्षिण ब्राजीलियाई हाईलैंड के बीच स्थित है। ऑरेंज नदी बच्चों जो आपका है, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सीमा के भीतर सबसे लंबी नदी है, और यह है ना बच्चों जो नदी है लेसोवो से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया तक बहती है। ठीक है जी। इसके बाद ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑरेंज एशिया की नहीं है। क्लियर जी। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा, जबकि ऑरेंज आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखिएगा सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए भारत कहाँ है हमारा। इस मैप के अकॉर्डिंग भारत आपका ये रहा। भारत में जो छोटा सा दिखाई दे रहा है नहीं, भारत है। भारत में ओनली नर्मदा डिनोट किया गया है, मतलब नर्मदा को दिखाया गया, क्योंकि छोटा डायग्राम का भी बनना है बच्चों। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अलग अलग पता चल जाए। क्लियर है? वोल्गा नदी ये रही, आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। वोल्गा नदी कहाँ है? आपका यूरोप में है। क्लियर है जी। ठीक है जी। इसके बाद आपका मिसिसिपी, जो मैं आपको बताया डायग्राम में, ये रही मिसिसिपी कहाँ की थी आपकी? मिसिसिपी आपकी उत्तरी अमेरिका की है। क्लियर है जी। थोड़ा सा डायग्राम में क्लियर नहीं चमक रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आपका देखो कांगो नदी ये रही अफ्रीका की है। जम्बेजी नदी आपकी अफ्रीका की है। ऑरेंज नदी है जो आपकी है ऑरेंज नदी आपकी कहाँ की बच्चों? दक्षिण अफ्रीका की है। जबकि वहां पर ऑरेंज नदी को कहाँ कहा गया है बच्चों? एशिया की कह रहे हैं, लेकिन है ऑरेंज नदी कौन सी आपको? दक्षिण अफ्रीका की है। क्लियर है जी। नील नदी आपकी ये रही, आपकी नाइजर नदी आपकी ये रही। क्लियर है जी। इसके अलावा अमूर आपकी ये रही, अमूर नदी आपकी ये रही। इसके बाद मोकांग नदी आपकी ये रही, बंगाल की खाड़ी आपको ये पता है, अरब सागर आपको ये पता है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं हम, कुछ नदियाँ जो इंपोर्टेंट है आपकी। क्लियर है जी। भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर आपका ये रहा। ठीक है जी। नीपर नदी ये रही आपकी, डोन, नीपर और वोल्गा नदी आपकी यूरोप की है। क्लियर है जी। ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम में आपको बता चुका हूँ कौन सी कहाँ है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान होते क्या है, इनकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है जी। उष्णकटिबंधीय आपके जो रेगिस्तान होते हैं बच्चों, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये पूछना चाह रहा है, ये नहीं पूछ रहा देश के बारे में, आपसे इनकी लोकेशन पूछना चाह रहा। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल इसकी ठीक है। महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। महाद्वीपों के मध्य, ये भी गलत है। महाद्वीप के उत्तरी किनारे पर, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम में देखिएगा, ये आपका पूर्व है,
ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। जो बीचों बीच रेखा जाती है इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री पर मैं बता चुका हूँ इसको कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर इसको मकर रेखा। अब हमारा क्या था? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? अल्प वर्षा और चिलचिलाती गर्मी के कारण ना यहाँ वनस्पति आवरण ना दुर्लभ होता है। मैं आपको बता देता हूँ उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की लोकेशन क्या होगी। ये आपकी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री के लगभग ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री के नीचे मतलब मकर रेखा। जो ये इस लोकेशन के बीच का जो पार्ट है ना, यहाँ पर ही पाए जाएंगे। देखो जैसे कि महाद्वीप है, यहाँ पर थार ये रहा आपका, यहाँ पर ठीक है, सारा आपका ये रहा, ठीक है जी। इसके बाद आपका अट्टाकामा मरुस्थल आपका ये रहा, देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। अट्टाकामा ये रहा आपका। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है बच्चों? ये चिली में है। देखना ये आपका कौन सा महाद्वीप है? ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देखना पश्चिम में तो है अट्टाकामा, बिल्कुल है सर, ठीक है जी। सारा आपका ये रहा, ठीक है जी। ये महाद्वीप कौन सा है आपका? मैं लिख देता हूँ, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। देखना अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में तो है सारा, बिल्कुल है। ये आपका अट्टाकामा है, ये चिली में है। ये यहाँ पर किस में है? चिली में। चिली में जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका है। देखना जरा पूर्व, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण। अट्टाकामा कहाँ है? ये आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है क्या? ये आपका है, ये आपका कौन सा है बच्चों? पेंटागोनिया भी है, यहीं पर है, पश्चिम साइड में है, क्लियर है। ये आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, ये भी आपका पश्चिम में ही है। ये अरेबियन है बच्चों, ये भी आपका पश्चिम में। ये थार है, थार राजस्थान वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। थार जो है आपका ये भी एशिया के पश्चिम में ही है, क्लियर है। इतना आपका ये जो गोबी मरुस्थल है ये भी पश्चिम में ही है, ठीक है जी। इतना आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको डायग्राम में कवर कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परत बादलों के से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है। ए, बी व सी आपके तीनों सही है। अब देखते हैं किसकी बात हो रही? समताप मंडल की। समताप मंडल आपका ये रहा, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। देखना 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल राइट होगा। इसके अलावा क्या बोला गया? यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। जो बादल वगैरह होते हैं ना, बादलों का गरजना, बरसात, ठीक है, जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है, ये समताप मंडल में नहीं होती, ये आपका सौरमंडल में होती है। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, देखिएगा ओजोन गैस की परत आपकी ये भी बिल्कुल समताप मंडल में होती है। चलो वायुमंडल को कवर करते हैं। वायुमंडल में आपके कितने बच्चों कितनी लेयर होती है? 5। नंबर 1 आपकी सौरमंडल, नंबर 2 आपकी समताप मंडल, नंबर 3 आपकी मध्य मंडल, नंबर 4 आपकी अयन मंडल, नंबर 5 आपकी वायुमंडल। सौरमंडल को ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है समवयन मंडल। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है? लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडलीय घटनाएं सारी आपकी सौरमंडल में होती है। सबसे ज्यादा घनत्व आपका सौरमंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव आपका सौरमंडल का सर्वाधिक होता है। ओजोन लेयर या ओजोन मंडल या समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नुकसान से पहुंचा रही है जो पैराबैंगनी किरणें, उससे हमारी रक्षा कौन सी लेयर करती है? ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर को मापने की इकाई क्या होती है बच्चों? डॉप्सन होती है। ताप समान कौन सी लेयर का होता है? समताप मंडल का होता है। मौसमी घटनाएं नहीं होती, कौन सी लेयर में नहीं होती? समताप मंडल में नहीं होती। पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी लेयर करती है? ओजोन लेयर करती है, जो कि समताप मंडल में स्थित होती है। रेडियो तरंग परिवर्तित होती है कौन सी लेयर से बच्चों? आयन मंडल से, ठीक है। वायुमंडल में सभी आपकी गैसें होती है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की तीनों की कंडीशन बताऊंगा। जब तीनों एक सीध में होते हैं तो कौन सा ज्वार होता है? जब 90 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो कौन सा ज्वार आपका होता है? पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों सही होंगे, या ए व बी दोनों आपके गलत होंगे, या आपको बताना है कि कौन सा में आपका सही होगा, कौन सा आपका गलत होगा। पहले उच्च ज्वार और निम्न ज्वार को मैं आपको कवर कराता हूँ, उसके बाद देखना है हमें। दीर्घ ज्वार और उच्च ज्वार, दो टाइप के ज्वार होते हैं, दो प्रकार के ज्वार आते हैं। एक तो होता है दीर्घ ज्वार, एक होता है आपका उच्च ज्वार। दीर्घ ज्वार मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। देखिएगा ये आपका चंद्रमा है, ठीक है जी,
ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है जी, ये आपका सूर्य है। लिख देता हूँ, पेन चेंज करके डायग्राम में कवर करा देता हूँ, डायग्राम बनाने की आवश्यकता में नहीं पड़ने की। क्लियर है जी। ये आपका चंद्रमा हुआ, ये आपकी पृथ्वी, ये आपका सूर्य हो। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, या पृथ्वी लगा लो, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जब तीनों एक सीध में होते हैं मतलब 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो अब आपका कौन सा ज्वार आता है बच्चों? ये आपका उच्च ज्वार आता है। क्लियर है जी। जब ये 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं बच्चों, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब आपका लघु ज्वार आपका आता है। क्लियर है जी। इतनी आपको बात समझ में आई। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको उच्च ज्वार, निम्न ज्वार का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आप ठीक कर लोगे। ठीक है जी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सही क्या लगाएंगे। वे ए व बी दोनों आपके सही हो जाएंगे, ए व बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की कंडीशन 180 डिग्री के एंगल पर तीनों होंगे तो दीर्घ ज्वार, और भाई लघु ज्वार कब होगा? जब 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट रुकिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? कथन ए तथा बी को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही है। और आपका शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से अपनी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राखी। क्या होगा बच्चों? राखी होता है वो, क्या कहलाता था? राखी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया था कि विधवाएं पूर्ण विवाह कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 9 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बच्चों प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा था कि विधवाएं पूर्ण विवाह कर सकती है। इसके सुझाव से ही ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया था? विधवा पूर्ण विवाह को अनुमति देते हुए 1856 में, कब? 1856 में एक कानून को पारित किया था, विधवा पूर्ण विवाह कानून। क्वेश्चन नंबर 10, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? क्योंकि क्या हो बच्चों? क्योंकि इन्होंने फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जाता था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। यह महसूस किया गया था कि बच्चों इसमें आपको जो बिल्कुल उचित लगता है वो आपको राइट आंसर लगाने। क्वेश्चन नंबर 10 का आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सी सत्य है जी। यह महसूस किया गया था कि विद्यार्थियों उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। बच्चों फीस नहीं दी थी, फीस का कोई मैटर नहीं है, पाठ पढ़ाया जाता शोर करेंगे थोड़ा मैटर है। ऐसे क्वेश्चन लगभग एक सेट में आपके 60 क्वेश्चनों से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे। इन क्वेश्चनों को मैं आपको डायरेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा, डिटेल में कंप्लीट डिटेल और टॉपिक उसको कवर कराऊंगा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मुंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा का उन्मूलन करना था। परमहंस मंडली के गठन का उद्देश्य बच्चों जाति व्यवस्था को उन्मूलन करना था। 1840 में तत्कालीन बॉम्बे शहर में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं बोले 12, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए और बी, करसन संदान, नंदलाल बोस, जातु ग्रहदा, रविंद्रनाथ टैगोर, मेरी माँ, ओकाकुरा काकुजो, पूर्व के आदर्श, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 कैसे होगा मैं आपको मिलान करके भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर ए जो आपका ए है, करसन संदान बच्चों जो थी राजा रवि वर्मा थे, इसके राजा रवि वर्मा। जातु ग्रहदाह जो होता था बच्चों इसका नंदलाल बोस थे। ठीक है जी। मेरी माँ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी।
पूर्व के आदर्श ओकाकुरा कागुजो। ओकाकुरा कागुजो कहाँ है? ऑप्शन थर्ड। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर आपको सूची और इसका मिलान करना है। 17 इसमें क्या बच्चों? विलय नीति, राज्य की हड़प नीति के अकॉर्डिंग ये बताना कौन सा कब हुआ था। ठीक है, बात करें 17 की, 1848 में हुआ था, बिल्कुल सही है। संबलपुर 1850 में हुआ था। क्लियर है जी। इसके बाद आपका नागपुर 1853 में हुआ था। ठीक है जी। 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 में हुई थी। डी उदयपुर कब हुआ था बच्चों? उदयपुर आपका हुआ था 1852 में। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ए का आपका फर्स्ट, बी का आपका थर्ड, सी का आपका सेकंड, डी का आपका फोर्थ। फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ कौन से हैं? फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यदि आपको इनमें से एक या दो का भी आंसर पता है तो आपका राइट आंसर हो जाता है, यदि पता है तब। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से अच्छा है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। भाषा आंध्र प्रदेश भाषा ही विचारों पर आधारित पहला राज्य था, ये बिल्कुल ठीक है। 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें से आपके कौन कौन से ठीक है? केवल फर्स्ट और सेकंड आपके ठीक है। 52 में नहीं हुआ था बच्चों, ये 1853 में हुआ था। ये 1853 में हुआ था, 1853 में नहीं, 1953 में। 56 में पहली बार घोषित किया गया था, मतलब कंप्लीट ये लागू हो गया था 56 में। क्वेश्चन बनता है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये विरोध में थे इसके, ये भी आपके बिल्कुल ठीक है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 15। हमारे सौरमंडल में के कई ग्रहों को चारों ओर छल्ले हैं। ये मैं आपको लगातार कई बार क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, यदि आप प्रीवियस सीरीज देखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपका बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ग्रह बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? वलय होते हैं। इन्हें बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। 4 इधर के बाहरी ग्रह होते हैं, 4 इधर के आंतरिक ग्रह होते हैं। इससे पहले पेपर में मैं आपको कवर करा चुका हूँ पूरा टॉपिक, पूरा सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 16। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तित द्वारा अंकित किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास वाले मैदान बनना। घास वाले मैदान बनना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा साधारण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बड़े पैमाने पर मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने पर मानचित्र क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाँव और शहरी इलाकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। परितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास का वातावरण के बीच संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए व बी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में इसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है? पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये आपका कहाँ था बच्चों? पुहार में आपका था। कहाँ था बच्चों? पुहार में। पुहार का प्रमाण मिलता है, जो कि पूर्वी तट में एक महत्वपूर्ण क्या था बच्चों? बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना कौन सी उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में मिलान करना है। बंदरगाह कहाँ था? बंदरगाह एक लोथल था आपका। ये सभी स्टूडेंट को पता है जो तैयारी कर रहे हैं। बंदरगाह डी का फर्स्ट है। डी का फर्स्ट देखो, डी का फर्स्ट इसमें नहीं है, डी का फर्स्ट इसमें नहीं है, 2 में है। अब 2 के अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन काटना पड़ेगा। ठीक है जी। गढ़ जो था, गढ़ मोहनजोदड़ो का जो आपका था ना, क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नगर और दुर्ग क्या था? मोहनजोदड़ो था। जब ए का फोर्थ पता है मुझे और डी का फर्स्ट पता है तो आपका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। अग्निकुंड कहाँ मिले थे बच्चों? कालीबंगा में। भंडार गृह कहाँ थे? हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ए और दोनों सही है, और ए की सही की व्याख्या करता है। क्या था बच्चों? महावीर और बुद्ध दोनों एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों पर त्याग कर बल दिया। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
कथक के संबंध में कथन के संबंध में कहते हैं बच्चों, कथक के संबंध में निम्न विचार विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कथक शब्द की उत्पत्ति बच्चा किससे हुई है? कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? कहानी। क्या होते हैं? कहानी होता है। ठीक है जी, इसका आपका राइट आंसर होगा ए व बी दोनों आपके सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड। ठीक है जी, 19वीं शताब्दी में नहीं हुई है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नदी का मुहाना क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है। मुहाना बोलते हैं जहाँ जल गिराती है, और उद्गम स्थान बोलते हैं जहाँ से निकल कर आती है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, चीन। चीन कोयले के उत्पादन और खपत में अग्रणी है। दुनिया के अन्य जो बच्चों प्रमुख कोयले उत्पादन देश है चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र यदि पूछा जाता है झारखंड, भारत में झारखंड है, झारखंड में रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है और बोकारो है। क्वेश्चन नंबर 26, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर केवल ए व बी, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा चलवासी पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी आपके ये चारों सही हो जाएंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विशेष समुदाय जैसे आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध खालिस्तान पैदा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी सी वे आपके डी सही हो जाएंगे। पक्षपाती राय बनाना, सी भेदभाव करना, डी उपहास करना। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए व बी आपके सही हो जाएगी। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंग को प्रंकुश करता है, और आपका तीनों अंग में परिभाषा क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। ये आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पॉपुलर वीडियो जाकर मानचित्र वाली जरूर देखिएगा। थैंक यू।